हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज 24 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे। तो ये है कंटेंट सेक्शन। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर हमारा आ रहा है वो है नीति आयोग और ट्राइफेड दोनों ने ज्वाइन किए हैंड्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन धन योजना, इसके बारे में देखेंगे। सेकेंड, यूनेस्को ने अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की है, ककाटिया रमप्पा टेम्पल, इसके बारे में देखेंगे। फिर एक PLI स्कीम जो स्पेशलिटी स्टील के लिए SS के लिए लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, एक्सटेंशन की है स्कीम के बारे में, इसके बारे में देखेंगे। सर्वेलेंस लॉज इन इंडिया, पेगासस की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अभी रिसेंटली तिब्बत विजिट किया था, तो उन्होंने कौन सी ऐसी लोकेशंस को विजिट किया वो भी सारा जो है आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो है हमारी वन धन योजना के बारे में, और ये आ रही है हमारी नीति आयोग और ट्राइफेड ने अभी रिसेंटली जो है हैंड्स ज्वाइन किए हैं फॉर दिस स्कीम। तो पहले हम इसका कंटेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, हमारे देश में जो आदिवासी कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये हमारे देश में वन ऑफ द पूरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं। और सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली इनकी जो पॉपुलेशन, हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन का 25% जो कॉम्पोनेंट पुअर पॉपुलेशन का है वो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ का है। अब ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एजुकेशन, हेल्थ, इन जगहों के अंदर भी ज़्यादा अच्छा जो इंडिकेटर्स हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। तो कैसे करके हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इकोनॉमिकली एम्पावर करें? तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो करती हैं, छोटे छोटे इनके फॉरेस्ट प्रोडक्शंस होती हैं, जैसे कोई हर्ब्स ले लिए या कोई शहद ले ली, तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको सेल नहीं कर पाते बिकॉज इनके पास वो मार्केटिंग, इनके पास वो सेलिंग जो प्रपोजिशंस होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, जो मॉडर्न मार्केटिंग प्रपोजिशंस होते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कि इनके वो बॉटलनेक्स को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की वन धन योजना। और ये वन धन योजना ट्राइफेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड, वो इस पर्टिकुलर स्कीम को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। अब स्टूडेंट्स, हमें ये जानना ज़रूरी है कि नीति आयोग भी एक प्रोग्राम कर रही है, उसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो 117 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंटल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वहाँ पे नहीं आ पा रहे। तो 117 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे नीति आयोग अपना ये प्रोग्राम जो है वो रन कर रही है। अब इन दोनों ने अभी कोलैबोरेट कर लिया है कि ट्राइफेड जो है वो वन धन योजना 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फोकस्ड अप्रोच से जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। तो अभी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, ये स्कीम क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया था, और उसमें एक जो है वो नारा दिया था, बी वोकल फॉर लोकल, और बाय ट्राइबल्स करके भी जो है वो भी इन्होंने बात की थी। ट्राइफेड अब नीति आयोग के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, कि कोलैबोरेट कर रही है। प्रधानमंत्री वन धन योजना ये लाइवलीहुड जनरेशन की जो स्कीम है ट्राइबल्स के लिए, बाय हार्नेसिंग द वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट, जिसको वन धन बोलते हैं या फिर हम बोल देते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको। अब करना क्या है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ट्राइबल्स की, जो पुराने समय से चलती आ रही है ये नॉलेज, इसको इंटीग्रेट करना है विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक IT, सो दैट मार्केटिंग और सेल्स जो है वो बेटर हो सके। अगर ये स्कीम हम लॉन्च करते हैं और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं तो 45 लाख ट्राइबल गैदरर्स को लाइवलीहुड, मतलब उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है 1 साल के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रॉमिस है। इसको करने का तरीका ये है कि वन धन केंद्र सेट किए जा रहे हैं, और एक वन धन केंद्र के अंदर ऑलमोस्ट 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो एक वन धन केंद्र बनाएंगे। ये वन धन केंद्र एक सेंट्रलाइज्ड केंद्र होगा जहाँ पे जितना भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस एरिया का वो आएगा, इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी और फाइनली इसके बाद उसकी मार्केटिंग या सेल जो है वो की जाएगी। इसके लिए स्टेट नोडल डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, जिनको बोला गया है कि आप कोई भी ऐसी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी और डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट को अपॉइंट कर लो जो प्रधानमंत्री वन धन योजना को उनके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में इंप्लीमेंट करेंगे। और ये जो केंद्र है, जैसे मैंने आपको बताया, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स है फॉर प्रोक्योरमेंट और द लोकली अवेलेबल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं एक साथ मिलके एक विकास केंद्र जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिकली जो है अल्टीमेटली हमारी स्कीम जो है वो आ जाती है। ट्राइफेड के बारे में देख लेते हैं। ये 1987 में आई थी और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एक नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। और मेजर ऑब्जेक्टिव जो है इसका ये है कि इन्होंने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कलेक्ट करते हैं ट्राइब्स ऑफ द कंट्री, इसको गुड प्राइस प्रोवाइड करना है ताकि ट्राइब्स की इकोनॉमिकली जो है अपलिफ्टमेंट हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये फंक्शन करती है, जैसे मैंने आपको बात की है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम में चलते हैं स्टूडेंट्स। ये आ रही है हमारी यूनेस्को ने अभी रिसेंटली हमारे देश में 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर की है। जैसे लास्ट हमने देखा था यूनेस्को ने लिवरपूल को डीलिस्ट किया, अभी न्यूज़ आ रही है कि यूनेस्को ने इंडिया की 39th
वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको लिस्ट किया है, उसको रिकॉग्नाइज किया है। और ये जो साइट है ये आ रही है हमारी तेलंगाना, हैदराबाद, ककतिया टेम्पल, रमप्पा टेम्पल जो है वहाँ पे लोकेटेड है। तो पहले इसके बारे में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ककतिया एम्पायर को अंडरस्टैंड करें मिडीवियल एजेस के अंदर, तो इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एम्पायर्स जिन्होंने टेम्पल बिल्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो कवर किए हैं। इन्होंने सैंड बॉक्स एक टेक्निक होती है जिससे टेम्पल्स को इन्होंने अर्थ को एक रेजिस्टेंट क्रिएट किया। इनके गोपुरम्स जो हैं और इनके जो अंदर पिलर्ड हॉल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पिलर्ड हॉल्स हैं। अगर आप इनको गूगल अर्थ पे जाके विजिट करो एक बारी तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है इन टेम्पल आर्किटेक्चर को देखने को मिलेगा। अब ये ककतिया टेम्पल जो है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये रमप्पा टेम्पल, ये रमप्पा टेम्पल बेसिकली जो है लॉर्ड शिवा का जो है वो टेम्पल है। लॉर्ड रुद्रेश्वरा जो है वो वहाँ पे उनकी जो डिटी हैं, जो मेन डिटी हैं वो रुद्रेश्वरा है और हैदराबाद तेलंगाना के अंदर लोकेटेड है। और ये टेम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि मार्क पोलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विनीशियन ट्रैवलर थे। ये काफ़ी एरियाज़ में घूमे थे, चाइना में गए थे और इंडिया में, सदर्न इंडिया में आए थे। और इन्होंने जब मार्क पोलो ने ये टेम्पल को विजिट किया तो इनको इतना इंटरेस्टिंग लगा ये टेम्पल, तो इन्होंने बोला कि ये ब्राइटेस्ट स्टार इन गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स हैं। कहने का मतलब है कि हमारे देश में इन्होंने इतने टेम्पल्स देखे, पर जब इन्होंने ये टेम्पल देखा तो इसके बारे में इनकी ये कोटेशन थी कि दिस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार। मतलब बहुत ही अमेजिंग उनकी जो ऑब्जर्वेशन रही है मार्को पोलो की। आगे चलते हैं तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉल है जो अपना जो वहाँ पे गोपुरम है, सेंक्टम सेंक्टोरम है जहाँ पे डीटी प्लेस होता है, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत ही बढ़िया पिलर्ड हॉल है जहाँ पे इंटरेस्टिंग कार्विंग्स की जा रही हैं। और अगर कोई इस टेम्पल को विजिट करता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे एक इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है लाइट एंड स्पेस को कंबाइन करके। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये टेम्पल। और इंटरेस्टिंग इस वजह से हो जाता है क्योंकि रमप्पा जो थे ये क्राफ्ट्समैन थे जिन्होंने 40 ईयर्स इस टेम्पल के ऊपर काम किया। और दिस इज़ द ओनली टेम्पल इन इंडिया विच इज़ नेम्ड आफ्टर द क्राफ्ट्समैन जो इस टेम्पल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया एक सैंड बॉक्स टेक्निक, मतलब इसमें क्या होता है, फाउंडेशन में ना आप सैंड का यूज़ करते हो, जिससे क्या होता है कि कई बार जब अर्थक्वेक आता है तो वो जो शॉक होता है वो सैंड जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब वो सैंड एब्जॉर्ब करती है उस शॉक को तो अल्टीमेटली अर्थक्वेक जो है वो बिल्डिंग को अफेक्ट नहीं करता। तो ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजीज, ऐसी मिडीवल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ये टेम्पल्स क्रिएट किए गए हैं और इतने साल हो चुके हैं एक भी अर्थक्वेक ने इनको डैमेज नहीं किया है। तो हम जो है कई बार कहते हैं ना कि फ्यूचर में हम अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग करें, कई बार हमें एंशिएंट विजडम भी हेल्प कर सकती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो सैंड बॉक्स टेक्निक को यूज़ किया गया अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग है जो लोअर पार्ट अगर आप टेम्पल का देखो तो रेड सैंडस्टोन का है। और अगर आप वाइट गोपुरम है, मतलब जो इसका जो एंट्री है, जो एंट्री गेट है वो वाइट कलर में है और इसमें लाइट ब्रिक्स यूज़ किए गए हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर हम इस ब्रिक्स को पानी में गिर देते हैं तो पानी में ये फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से ये टेम्पल की जो है कंस्ट्रक्शन की गई है। चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये न्यूज़ आइटम आ रही है हमारी इंडियन इकोनॉमी से। और जैसे आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिकॉज ऑफ द कोविड-19 हमारे देश में जो ग्रोथ का जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है उसको रिवाइव करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होल्ड्स द की। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था और अभी रिसेंटली उन्होंने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो लॉन्च की है। इसमें बेसिकली होगा क्या कि जो भी सेक्टर इसमें आइडेंटिफाई किए हैं उनको बोला है कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हो या अपनी सेल्स बढ़ाते हो तो जितनी आप ज़्यादा सेल करोगे उतना आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा। और सेल का मतलब है प्रोडक्शन इंक्रीज़, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी। और ये जो PLI स्कीम थी ये इनिशियली हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आई थी, लेकिन अब इस स्कीम को जो है वो दूसरे सेक्टर्स में भी लेके आया जा रहा है। तो स्पेशलिटी स्टील इन्होंने आइडेंटिफाई किया है SS सेक्टर, जिसके अंदर PLI स्कीम को जो है वो इंट्रोड्यूस करने की इन्होंने बात की है। और अभी यूनियन कैबिनेट ने इसके ऊपर कुछ जो है आउटले भी जो है वो अप्रूव कर दिया है। स्पेशलिटी स्टील की अगर बात करें तो ये स्टील से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मली फिनिश स्टील होता है इसको हाई वैल्यू एडेड स्टील बनाया जाता है कोटिंग, प्लेटिंग और हीट ट्रीटमेंट से, जिससे होता क्या है कि ये जो स्पेशलिटी स्टील है इसकी जो वेयर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसकी टफनेस बढ़ जाती है। तो हमारे देश में ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस, स्पेस, पावर, ऑटोमोबाइल, ऐसे सेक्टर्स के अंदर ये स्पेशलिटी स्टील का जो यूज़ है वो किया जा सकता है। हमारे देश में आज ये SS जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इफेक्ट होता है और चाइना से काफ़ी ज़्यादा इन्फैक्ट आ रहा है। तो हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ती है,
जो हमारे देश के लिए स्ट्रेटिजिकली और मिलिटरली अच्छा नहीं है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम स्पेशलिटी स्टील को जो है वो प्रमोट करेंगे। PLI स्कीम के बारे में अगर मैं बताऊं तो इट इज़ अ स्कीम दैट एम्स टू गिव कंपनीज इंसेंटिव ऑन इंक्रीमेंटल सेल, मतलब अगर सेल बढ़ाओगे तो उसके ऊपर आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। सेल बढ़ाने का मतलब है प्रोडक्शन ज़्यादा होनी, प्रोडक्शन ज़्यादा होने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इंक्रीज होना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कीम। इससे होगा क्या कि ये स्कीम सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ को है जो इंडिया में काम करेंगी। तो फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में आ रही हैं तो उनको भी अवेलेबल होगी, और डेफिनेटली हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इनको भी ये स्कीम जो है वो एक्सटेंड होगी। ये कट डाउन और रिलायंस ऑन इंपोर्ट करेंगे। इनिशियली ये जो स्कीम थी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020 इनको 10 अदर सेक्टर्स में भी इंट्रोड्यूस किया, और अब इसको स्पेशलिटी स्टील के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। 4 to 6% का इंसेंटिव रहता है जैसे मैंने आपको बताया, और इंडिया के आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का बहुत ही ये जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। गवर्नमेंट एम्स के सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट्स को एनहांस करने के लिए ये पूरी जो स्कीम है वो क्रिएट की जा रही है। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं। ये हमारी सर्वेलेंस लॉज इन इंडिया के बारे में। जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं आपको, तो पेगासस कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और उसके अंदर जैसे गवर्नमेंट ने यूज़ की है ना NSO जो एक कंपनी है इजराइल की, उनके एक सॉफ्टवेयर को टू स्नूप इन है ना ऑपोजिशन लीडर्स या जर्नलिस्ट, ऐसे कुछ और लोग जिनको गवर्नमेंट कहती है कि हमने नहीं यूज़ किया। गवर्नमेंट कह रही है कि हम यूज़ ही नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया के अंदर ऐसे लॉज हैं जो ऐसी यूज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो इस रिगार्ड के अंदर जो ऑथर है उसने डिस्कस करने की कोशिश की है कि ऐसे कौन से लॉज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ये सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर ही नहीं सकती अगेंस्ट द प्राइवेसी, ब्रीचिंग द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ऐसे दो हमारे देश के अंदर सॉफ्टवेयर हैं। एक सॉफ्टवेयर है हमारे देश में टेलीग्राफ एक्ट, जो डील करता है विद इंटरसेप्शन ऑफ कॉल्स। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना एक्ट है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे आया था 1885 के अंदर। सेकंड एक्ट है IT एक्ट जो 2000 में आया था, और इसका एक्ट है हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रही है, जो हमारे देश में ये व्हाट्सएप या फ़ोन के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है, इन चीज़ों के बारे में मैनेज करने के लिए ये IT एक्ट 2000 आया था। ये दो ऐसे लॉज हैं जिसके अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं टेलीग्राफ एक्ट। अब टेलीग्राफ एक्ट की बात करें तो इसमें एक सेक्शन 5 क्लॉज 2 है जिसमें प्रॉपर मेंशन किया गया है कि सरकार इंटरसेप्ट कर सकती है ऐसे मैसेजेस और क्लास ऑफ मैसेजेस कुछ सिचुएशंस के अंदर। और फिर उसके बाद इस एक्ट के अंदर रूल्स भी लेके आए गए कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकती है। तो वो सारे दे रखे हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इस एक्ट के इस रूल को जो है यूज़ कर सकती है। और ये रूल 419A रूल है, ये टेलीग्राफ रूल्स 1951 के अंदर जो है वो आया था। अब ये रूल के अंदर भी प्रॉपर मेंशन है प्रोसीजर के, क्या प्रोसीजर होएगा जब गवर्नमेंट ऐसी इंटरसेप्शन करती है। तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी स्नूपिंग होम सेक्रेटरी सेंटर और स्टेट लेवल के सैंक्शन के बिना नहीं हो पाएगी, और ये जो है तभी होगी जब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होंगे, यानी कि जब ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर होम सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है तो जॉइंट सेक्रेटरी में भी हो सकता है अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस देखने को मिलते हैं। तो सेकंड जो एक्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसका सेक्शन 69 है जो डील करता है विद इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस। जैसे मैं पढ़ देता हूँ ये सेक्शन क्या कहता है। इट फैसिलिटेट्स गवर्नमेंट इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग और इन्वेस्टिगेटिंग एनी कोग्निजेबल ऑफेंस। तो ऐसी केसेस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डेफिनेटली हेल्प अलाउ करता है कि ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं मैसेज। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डिस्पेंसेस विद द कंडीशन जो टेलीग्राफ एक्ट के अंदर सेट किया था कि सिर्फ पब्लिक इमरजेंसी के केस के अंदर ही ये पूरा का पूरा हो सकता है, जो इस एक्ट के अंदर जो है उसको वो किया गया। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कंक्लूजन यही है कि पेगासस लाइक सॉफ्टवेयर अगर उसको यूज़ करेगी गवर्नमेंट तो उसको डेफिनेटली IT एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट को इन्वोक करना पड़ेगा, ओनली देन दे कैन यूज़। बट बिकॉज हम अब कंट्रोवर्सी में आगे देखते जा रहे हैं कि ऐसा गवर्नमेंट ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई ऐसा रूल नहीं पास हुआ IT एक्ट या टेलीग्राफ एक्ट के अंदर जहां पे गवर्नमेंट ने पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की अप्रूवल दी हो। तो इससे पता लग रहा है कि गवर्नमेंट खुद के लॉज ही नहीं ओबे कर रही। सो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड जो है वो सिचुएशन आ रही है। तो लेट्स गो टू द लास्ट न्यूज़ आइटम स्टूडेंट्स। ये आइटम आ रही है हमारी चाइना से,
तो जैसे आपको पता है कि तिब्बत की जो पॉलिसी है चाइना की, तो चाइना क्लेम करता है तिब्बत इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ चाइना, बट तिब्बत सेज कि चाइना इज़ एन जो तिब्बत है, तिब्बत के जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जो दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं, ये बोलते हैं कि तिब्बत जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन है और चाइना की सॉवरेनिटी को डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक टाइप का ऑटोनॉमी भी चाइना जो है वो उसको देनी चाहिए। तो तिब्बत आप ऐसे लगा सकते हो जैसे कश्मीर है हमारे देश का, वैसे तिब्बत जो है वो चाइना का कश्मीर है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने रिसेंटली वहाँ पे विजिट किया है और इस वजह से यहाँ उन्होंने कौन कौन सी ऐसी जो लोकेशंस हैं वहाँ पे विजिट की हैं तो वो न्यूज़ में थी, इस वजह से ये पूरा कवर किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो उसने विजिट की, एक तो निंगची करके एक एरिया है जो अरुणाचल प्रदेश, हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास में है, वहाँ पर एयरपोर्ट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी क्रिएट किया जा रहा है। तो वो हमारे देश को भी थ्रेट हो सकता है कि कल को ये एयरपोर्ट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री रीजन से अगर यूज़ करेगा चाइना तो हमारे देश का अरुणाचल प्रदेश या हमारे देश की सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो एक तो वहाँ पे एयरपोर्ट उन्होंने विजिट किया, एक वहाँ पे एक निंगची रेलवे स्टेशन भी उन्होंने विजिट किया जो रिसेंटली सिचुआन तिब्बत रेलवे जहाँ वहाँ पे बिल्ट हो रही है उसको इंस्पेक्ट उन्होंने किया। और फिर उन्होंने पोटाला पैलेस, ये बेसिकली ट्रेडिशनल होम होता है दलाई लामा का, वो भी उन्होंने विजिट किया वहाँ पे। तो डेफिनेटली एक टाइप से है ना शी जिनपिंग की तरफ से ये विजिट्स इसलिए की जा रही हैं बिकॉज नंबर वन, एक तो दलाई लामा जो है वो नेक्स्ट दलाई लामा की जो इलेक्शंस है वो भी सामने आ रही है, और सेकेंडली यहाँ पे तिब्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएशन चल रहा है चाइना की तरफ से, और इंडिया को थोड़ा सा यही डर है कि अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है वहाँ पे तो उससे हो सकता है कि हमारे देश की जो स्ट्रेटिजिक या मिलिट्री जो एसेट्स हैं वहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकें। तो चाइना और तिब्बत का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। इन हिस्ट्री ऑल्सो हमें ये देखने को मिला है कि तिब्बत जो है वो कभी ऑटोनोमस हो जाता था और कभी चाइनीज़ रूल के अंदर आ जाता था। इंडिया और चाइना के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट एक बफर जोन का भी काम करता है। अब ब्रिटिश से जब कॉलोनियल रूल से जब इंडिपेंडेंस मिली थी तिब्बत को, तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ पे भेज दिए थे और बोला कि इसके ऊपर हम क्लेम करेंगे, ये हमारा रीजन है 1950 के अंदर। इंडियन सपोर्ट से तिब्बत ने डेलीगेट्स ने 17 पॉइंट एग्रीमेंट भी साइन किया 1951 में, और उन्होंने बोला कि जो PRC है मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये इसकी सॉवरेनिटी को हम रिकोगनाइज करते हैं, बट इस एक्सेप्टेंस इस कंडीशन से कि ये हमारे तिब्बत के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को ऑटोनॉमी जो है वो ग्रांट करेंगे और इनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे इनके इंटरनल अफेयर्स के साथ। चाइना डिनाई करता है एक्यूजेशन को और बोलता है कि तिब्बत जो है उसने कम्प्लीटली अपने आप को एक सेपरेट रूल के अंदर क्रिएट कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा एक इशू रहता है। इंडिया की अगर बात करें तो सेंचुरीज हमारे देश के नेबर थे ये, है ना, और इन और ऑटोनोमस रीजन को रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज बफर जोन की तरह काम करते हैं। जब चाइना की फुल एक्सेशन हुई थी तिब्बत की 1950 में, मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे ट्रूप्स वहाँ पे चाइनीज़ के चले गए थे, तो चाइना रिजेक्टेड द कन्वेंशन। उन्होंने ये पूरा जो है मैकमोहन लाइन और ये सारी कन्वेंशन को रिजेक्ट किया और बोला कि तिब्बत हमारा देश ही है। और चाइना के साथ इंडिया ने उस टाइम पे 1954 में नेहरू जो थे वो चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम अग्री करते हैं कि तिब्बत जो है वो चाइना का ही रीजन है। लेकिन 1959 में जब चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अपना रूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करने लगे और उनके इंटरनल अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे, तो दलाई लामा और उनके सपोर्टर्स ने एक अपराइजिंग की और चाइनीज़ के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन देखने को मिला और दे फ्लेड एंड दे केम टू इंडिया। और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने दलाई लामा को इंडिया के अंदर रिफ्यूज दी और उनको शेल्टर दिया और डेफिनेटली उनको सपोर्ट किया, पॉलिटिकली सपोर्ट किया, इकोनॉमिकली सपोर्ट किया। अब देखने को ये हो रहा है कि बेसिकली द आइडिया इज़ कि जो है उसके बाद 1962 की वॉर भी हुई, तो इस वजह से तिब्बत जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना और इंडिया के बीच में एक जो इंपॉर्टेंट रिलेशन के लिए। चलो स्टूडेंट्स, ये आज की न्यूज़ आइटम थी। आई होप आपको ये न्यूज़ आइटम्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।